हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपका जो 2022 का जो सिलेबस है, इस डेट को नहीं देखेंगे। 2022 का जो सिलेबस है उसमें आपको चैप्टर्स के साथ कुछ वर्कशीट भी दी है सिलेबस में, वो हमें करनी है। लॉकडाउन में तो क्या था, आपको सिर्फ वर्कशीट करनी थी, लेकिन अभी जो है सेशन 2022-23 के लिए कुछ सिलेक्टेड वर्कशीट हमें सिलेबस के साथ करनी है। तो उसमें से जो आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान, उसकी वर्कशीट नंबर 26 है ये। तो देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट आपको दिया है संविधान बनने की प्रक्रिया, यानी कि जो हमारा संविधान सभा थी उसने जो हमारा संविधान तैयार किया वो किस तरीके से बना। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत थी वो 1857 की क्रांति से शुरू हो चुकी थी। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। राष्ट्रवादी वो लोग थे जो देश को आज़ाद कराने के लिए, देश के लिए काम कर रहे थे। तो जब वो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, देश को आज़ाद करने के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, तो उस टाइम वो इन बातों पर विचार करते थे कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हमारे देश में किस तरह की कानून व्यवस्था होगी। इस बात पर लोगों ने बहुत पहले से ही सोचना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। यानी कि जब अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम कर रखा था तो उन्होंने जो कानून बना रखे थे वो उनके बनाए हुए थे, वो हम भारतीयों के बनाए हुए नहीं थे। हमें सिर्फ उनको फॉलो करना पड़ता था। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों को के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक ऐसे लोकतांत्रिक देश होना चाहिए उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाए। जो अंग्रेज हमारे साथ भेदभाव करते थे, गोरे काले का भेदभाव करते थे, अनेक तरह का व्यवहार करते थे, तो उसे जो है हमारे देश के लोगों को एक बात समझ में आ गई थी कि हम जब हमारा देश जब लोकतांत्रिक बनेगा, हम जब आज़ाद होंगे, तो हमें एक ऐसा देश बनाना होगा जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिल जाए और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। मतलब सभी को वोटिंग पावर दी जाएगी बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग भेदभाव के। हमारे देश में क्या है, जो भी कोई 18 साल का हो जाता है वो अपना वोटिंग कार्ड बनवा के वोटिंग कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अमेरिका में, अमेरिका जो है 1776 में आज़ाद हुआ था, लेकिन वहाँ पर लोगों को जो वहाँ पे अमेरिका में ना रंग भेद की नीति होती है, जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम होता था, अमेरिका में रंग भेद होता था। तो वहाँ पे जो महिलाएं थी और जो काले लोग थे उनको आंदोलन करना पड़ा वोटिंग पावर लेने के लिए, समान अधिकार लेने के लिए। और 1965 में वहाँ जाके लोगों को समानता का अधिकार मिला, जबकि हमारे देश के लोग देश को आज़ाद होने से पहले ही ये चीज़ें सोचने लग गए थे कि जब हमारा देश लोकतांत्रिक होगा तो हम जो है एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होगा। इसके बाद यह भी तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, मतलब जो लोकतांत्रिक सरकार बनेगी वो कैसी होगी और उसके काम के नियम क्या होंगे, वो कौन से कानून बनाएगी, कौन क्या कानून बनाएगा, किसका क्या काम होगा। यह काम किसी एक सदस्य का तो हो नहीं सकता। तो जो संविधान सभा थी उसमें मोटे तौर पर जो है 300 लोगों ने लगभग 3 साल काम किया संविधान बनाने के लिए। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो आपको 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो ये जो संविधान सभा थी ये 1946 में बनकर तैयार हो गई थी। इसमें 300 सदस्य थे और लगातार इन्होंने 3 साल तक बैठकें करते रहे और तब जाकर हमारा संविधान बना है। इतना मतलब 3 साल 300 लोग लगातार काम करते रहे। वो विदेशों में घूमे, दूसरे देश के जो संविधान थे उनको पढ़ा, उनमें जो जो अच्छी बातें थी उन सबको अपने संविधान में इंक्लूड किया। आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस देश के संविधान से हमने क्या क्या लिया हुआ है। और उसमें जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति का मतलब ये होता है कि कानून मिलकर सभी बना रहे थे, लेकिन जैसे एक होता है ना, कोई बुक है, बुक में चैप्टर, कोई चैप्टर किसी राइटर का है, कोई चैप्टर किसी राइटर का है, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो बुक को बाइंड करने का काम करता है। तो वही काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी, जिसको कि संविधान को फाइनल जो टच देना था, वो उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में अनेक प्रकार के समुदाय थे, अनेक जाति, अनेक भाषा, ना तो एक भाषा थी, ना एक धर्म था, ना एक जैसी संस्कृति थी। ज़्यादातर क्या होता है, कोई अगर ऐसा देश है जिसमें सभी लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं, उनका एक ही धर्म है, सब कुछ एक जैसा है, तो उन लोगों को एकता के सूत्र में बांध पाना बहुत ही आसान काम है। लेकिन भारत जैसा विविधता वाला देश जिसमें अनेक प्रकार की जाति, धर्म, भाषाएं बोली जाते हैं, ऐसे देश के लिए कि किसी व्यक्ति को संविधान में कुछ ऐसे कानून ना बन जाए जिसको किसी को ये ना लगे कि
ये तो हमारे साथ गलत हो गया। और क्योंकि जब भारत का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर ही हुआ था, जो पाकिस्तान का और भारत का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के ही आधार पर हुआ था, तो बहुत सारी समस्याएं थी। क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़े क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप देख सकते हैं, आपने मैप देखा होगा कि चारों तरफ किस तरीके से फैला हुआ है। तो इस इतने बड़े देश को एक साथ बांध के रखना, उसके लिए कानून बनाना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम था। और उस समय जबकि हमारे देश में भारी उथल पुथल मची हुई थी, लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को बड़ी ही अच्छे तरीके से निभाया और एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिससे राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ जो विविधता थी उसका भी सम्मान उसमें नजर आता है। संविधान के मुख्य लक्षण या आयाम, मतलब संविधान कैसा, ये बताया। इसमें सबसे पहले है, हम संघवाद का इस वर्कशीट में पढ़ेंगे और संविधान के जो बाकी लक्षण है वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो संविधान में संघवाद होता क्या है? संघवाद का मतलब होता है देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना है। यानी कि जो संघवाद का मतलब होता है कि जो सरकार की शक्तियां हैं जो देश को चलाएंगी उनको हम सब कैटेगरी में डिवाइड कर दे। केंद्र की सरकार, जैसे हमारे यहाँ पर 3 लेवल पर होती है सरकार। एक केंद्र सरकार होती है जिसको कि हम संसद कहते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और हमारा राष्ट्रपति आता है, ये पूरे देश के लिए कानून बनाती है। दूसरी होती है राज्य सरकार, जिसको कि हम विधानसभा कहते हैं, ये किसी राज्य की अपनी सरकार होती है और अपने पर्टिकुलर राज्य के लिए कानून बनाती है। तीसरी होती है पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन, जो कि किसी लोकल एरिया की स्थानीय स्वशासन होती है। जैसे कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, अगर आप शहर में रहते हैं तो नगर निगम होगा, गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत होती है, उसका जो अधिकारी होता है, गांव में सरपंच होता है, नगर निगम में नगर पार्षद होता है, वो वहां के लिए कानून बनाते हैं। तो हमारे देश में 3 स्तर पर सरकार काम करती है। आगे है, इसकी वजह से भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों में कुछ मुद्दों पर फैसले लेने की स्वायत्तता का अधिकार हो सकता है। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां बनाई गई हैं। संविधान में ना 3 तरह की सूचियां दी गई हैं, संघीय सूची, संवर्ती सूची और संघीय सूची और राज्य सूची। तो उसमें जो सबके लिए अलग अलग दे रखा है कि किस पर कौन कानून बनाएगा। अब यहाँ से आपकी वर्कशीट शुरू होती है। फर्स्ट आपको क्रियाकलाप दिया है, ये आप खुद ही करेंगे इस क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें दिया है कि आप जहाँ पे रहते हैं वो आपके घर के पास कौन सा बैंक है उसका नाम लिखना है, आपके आसपास कौन सा स्कूल है स्कूल का नाम, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, आपके यहाँ पे आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ कौन सा पुलिस थाना लगता है, इन सब का नाम आपको लिखना है और ये किस स्तर की सरकार के लिए काम करते हैं। सेकंड क्रियाकलाप है, आपके क्षेत्र के निगम पार्षद, विधायक और सांसद का नाम भी पता करके लिखना है। ये कौन से स्तर की सरकार के लिए चुने जाते हैं। देखिए, निगम हर एक जगह, हर एक एरिया में आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक अगर आप नगर निगम में रह रहे थे, एक तो स्थानीय सरकार का, एक राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, तीनों के अधिकारी आपको जो है हर वार्ड में मिलेंगे। तो निगम पार्षद आपके यहाँ पे कौन है जो आपके नगर निगम के लिए काम करता है। विधायक किसी राज्य का एमएलए होता है राज्य सरकार का, जिसको विधानसभा का जो सदस्य होते हैं उनको विधायक कहते हैं, इंग्लिश में एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो आपके एरिया में कौन है। और सांसद जो हमारी केंद्र सरकार होती है जिसको हम संसद बोलते हैं, संसद के सदस्यों को सांसद कहते हैं, इंग्लिश में इसको एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो कौन है और ये किस सरकार के लिए चुने जाते हैं। तो ये हमारे स्थानीय निगम पार्षद हमारा स्थानीय सरकार के लिए होता है, विधायक हमारा राज्य सरकार के लिए होता है और सांसद हमारा केंद्र सरकार के लिए चुना जाता है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। संविधान बनाते समय हमारे देश के लोगों के सामने क्या क्या समस्याएं आई थी। पहली बात तो यह है कि हमारा देश में विभिन्न प्रकार की विविधताओं में एकता स्थापित करना। भारत में अनेक प्रकार के जाति, धर्म, भाषा आदि के लोग रहते थे, उन सबसे सहमति लेना, यानी कि जब संविधान बन के तैयार हो तो कोई व्यक्ति विरोध में हो जाए, सभी को लगे कि हाँ जो कुछ बनाया गया है सभी के लिए, सभी के हित में बनाया गया है, तो उन सब में एकता स्थापित करना। और उस समय जो देशी रियासतें थी, भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में 552 कुछ देशी रियासतें थी, उन सब में उनको कौन सी स्वायत्तता दी जाएंगी, कितनी स्वतंत्रता दी जाएगी, किस तरीके से उनको भारत में शामिल किया जाएगा उनको किस तरीके से भारत में शामिल किया जाएगा, अपने आप में बहुत बड़ा विषय था।
और सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है अलग अलग धर्म के होना, और उसमें लोग जो आपस में एक दूसरे के साथ जो झगड़ा करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में एकता स्थापित करना। भारतीय संविधान सभा के लिए जो है ऐसे कानून बनाना जिसमें कि किसी भी तरह का विवाद ना हो और इन सब पॉइंट्स को अच्छे से कवर किया जा सके, ये हमारे देश की संविधान सभा के लिए एक बहुत बड़ा विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद से आप क्या समझते हैं? हमने यहाँ पे किया, संघवाद का मतलब होता है देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग सरकार का होना। यहाँ पे हम इसका आंसर देख लेते हैं। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का बंटवारा आंशिक रूप से जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है, तीनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा करना संघवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ से कर लेंगे, ये इसका आंसर है। हमारे देश में तीन स्तरों पर सरकार काम करती है। पहला राष्ट्रीय स्तर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज या नगर निगम प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? यानी कि संघवाद हमने पढ़ा कि शक्तियों का विभाजन, पर यह विभाजन क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारत विभिन्नताओं वाला देश है। भारत में अनेक प्रकार की जाति, धर्म, भाषा, इन सब अलग अलग प्रकार के हैं। तो यहाँ पे इन सब में एकता स्थापित करना और केंद्र की शक्तियों, केंद्र जो है मान लो कि सारी पावर हम केंद्र सरकार को दे दें तो केंद्र निरंकुश ना हो जाए। जैसे मान लो केंद्र सरकार तो पूरे देश की एक ही होती है। अब दिल्ली में बैठे नागरिक को, दिल्ली में जो नेता बैठे हैं उनको क्या पता कि अरुणाचल प्रदेश के या पहाड़ी एरिया के लोग हैं वहाँ पे उनकी क्या समस्याएं हैं। तो उसके लिए जो है भारत जो है उसमें संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता है। ठीक है, ये वर्कशीट आपको कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, बाय।